हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट, तो अब हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे साथ साथ करते जाइए, आपको इससे लर्न भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना अगर आप पढ़ रहे हो, पूरे सिलेबस में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग से एग्जाम बहुत अच्छे से बन जाएगा। Let's read the question. Why was the revolt of 1857 failed? जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, किसके अगेंस्ट हुआ था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वो फेल क्यों हुआ था? देखो यहाँ तो लिखा ही हुआ है, बाकी मैं आपको बताती हूँ एज अ स्टोरी। जब ये रिवॉल्ट हुआ था ना, इसका टाइम पीरियड अलग था, होने के लिए अलग था। देखो, होना था 30 या 31 मई को, और हो गया था ये इससे पहले ही 10 मई को हो गया था। ठीक है, तो देखो क्यों 31 ना, 31 मई और 10 कितने दिन पहले, 20 डेज या 21 डेज पहले हो गया था। तो इससे क्या इम्पेक्ट हुआ था और पहले क्यों हो गया था? लोग प्रिपेयर नहीं थे। और हुआ क्या, जो वो मेंस गन्स पाउडर वगैरह लेके आते थे, उसमें क्या बोल रहा था, किसका मीट से बन रहा है? काऊ एंड पिग के। तो लोग ना बहुत गुस्सा हो गए थे इससे। क्यों? रिलीजन को इफेक्ट कर रहा था, काऊ हिंदूज को और पिग्स का जो मीट होता है वो मुस्लिम्स को। ठीक, तो इसके कारण ना उन्होंने पहले ही रिवॉल्ट कर दिया था। तो क्या क्या चीजें थी जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया? देखो, जैसे कि एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। ये देखो यहाँ लिखा है 31 मई को होना था, लेकिन उसके पहले ही स्टार्ट हो गया था, टाइम पीरियड के पहले ही हो गया था। तो यूनिटी नहीं था उनके अंदर, जो मतलब रेडी ही नहीं थे, और उसके पहले ही हो गया। सपोज आपका एग्जाम है, आपको एक डेट फिक्स पता है कि इस पर्टिकुलर डेट में आपका एग्जाम है, तब तक आप प्रिपेयर हो गए। आप सडनली अनाउंस करते हैं कि अब आज ही तुम्हारा एग्जाम है, आप कैसे प्रिपेयर होगे? नहीं हो पाओगे ना। मतलब जिस लेवल तक का आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए था, उतना नहीं जा पाएगा। तो वही है। तो क्या, रिवॉल्ट बिफोर फिक्स टाइम, ये पॉइंट एक लिखना एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है? नॉट वन एम, सबका एम एक नहीं था। कोई अपने रिलीजियंस के लिए कर रहा है, कोई फ्रीडम के लिए कर रहा है, कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये एम सबके सेम नहीं हो रहे थे, सबके एम्स डिफरेंट थे। ओके, नेक्स्ट देखो, नो प्रॉपर लीडर। नो प्रॉपर लीडर मीन्स कैसे? सबके लीडर, जो लीडर थे वो खुद ही वॉर कर रहे थे, और जो बाकी लोग को था उनको कोई लीड करने के लिए ही नहीं था। तो वो कैसे गाइडेंस प्रोवाइड नहीं होगा? आप सपोज आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, अब टीचर्स ही आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे? आपको कोई आइडिया ही नहीं है व्हाट एग्जाम कैसे लिखना है, क्या करना है, कब है ना? आपको कोई सपोर्ट करेगा, तब आप प्रॉपर वे में जाओगे और अच्छे से कर पाओगे। तो वैसे ही इनके लीडर्स ही अलग चले जाते थे, और ये फिर बाकी लोग का अलग हो जाता था, तो वो प्रॉपर तरीके से वॉर नहीं हो रहा था। और अच्छा, बाद में क्या हुआ, जैसे महात्मा गांधी ने प्रॉपर सबको लीड किया, ठीक है, तब जाके फ्रीडम मिला। तो वो एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे महात्मा गांधी ने यूनिटी बना के रखी थी और सबको गाइड किया था प्रॉपर, वैसा वाला यहाँ पे नहीं हो पाया था। कब? ये 1857 को ना। अब देखो, लैक ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं रहता था, कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और क्या? लैक ऑफ मीन्स, मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, ये देखो कम्युनिकेशन, प्रॉपर तरीके से बातें नहीं हो पाती। देखो ब्रिटिशर्स थे, ऐसा थोड़ी कि हाँ तुम जाओ प्लानिंग कर लो अच्छे से हमको भगाने के लिए, ऐसा थोड़ी करने देंगे उन लोग। नहीं, उन लोग क्या मतलब, वो लोग भी स्ट्रिक्ट थे ना, कि लोग ऐसा कभी ग्रुपिंग ना बना ले हमारे अगेंस्ट, है ना? तो उनको उनको भी ये चीज का डर था। तो उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती, और ब्रिटिशर्स खुद अपना सारा कुछ कर सकते थे। वो प्लान कर सकते थे, वो हमारे अगेंस्ट प्लान कर सकते थे, हमारे अगेंस्ट कुछ भी यूज कर सकते थे, वेपन्स वगैरह। हमारे पास तो वेपन्स भी नहीं था। देखो लिमिटेड एरिया लिखा है, प्रॉपर एरिया नहीं था, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था। वेपन्स के बारे में भी लिख सकते हो कि उनके पास हथियार थे, हमारे पास नहीं थे, हमारे लोगों के पास उसकी भी कमी थी, है ना? अब उन लोग गन से शूट कर दिए, इधर इन लोग कुछ नाइफ वगैरह लेके गए हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट, जो 6 पॉइंट्स और एक एक्स्ट्रा वेपन्स वाले, वो आप एग्जाम में लिख के आना, ऐसे डिफाइन करना अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। सपोज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 to 5 लिख दो पॉइंट्स, जरूरी नहीं है 6 to 7 लिखना। अगर 5 मार्क्स के लिए है तो एटलीस्ट 6 या 7 पॉइंट्स लिख दो। ठीक है, इतना सफिशियंट है, इसको एटलीस्ट 2 to 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, तो ये काफी होगा आपके लिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द 2 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सतनाम पंथ। देखो, 2 प्रिंसिपल क्या है सतनाम पंथ के, इन्होंने क्या कहा था, इनको सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था?
छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने स्टार्ट किया था। इनका नेम अच्छे से लिख के आना। स्टार्ट किए थे छत्तीसगढ़ में। और क्या, ये क्या चाहते थे? ट्रूथ इज गॉड। देखो यही से बता रही हूँ, ट्रूथ इज गॉड एंड सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी। इनका मतलब था जो सच है, जो सच के साथ है, वही भगवान को मान रहा है। ठीक है, मतलब आप सही बोलो, आप सच का साथ दो, आप झूठ का साथ मत दो, और हमेशा सच बोलो, सच के साथ रहो। यही आपका ट्रू बिलीव है थ्रू गॉड। ठीक है, आप ऐसा बोलते हैं ना कि आप गॉड पे बिलीव कर रहे हो तो आप ऐसा गलत काम नहीं करोगे, तो उनका कहना यही था कि आप सच के साथ रहो। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये था कि अनटचेबिलिटी, लोग एक ही कुएं के पानी नहीं पीते थे। जो बड़े लोग हैं, अपर कास्ट के हैं, वो जिस कुएं से पानी भर रहे हैं या जहाँ उनका एरिया है, वहाँ अगर छोटे लोग चले जाए तो उनको पनिश किया जाता था, या उसको दोबारा बड़े लोग यूज नहीं करते थे। ठीक है, इतना ज्यादा टच एबिलिटी था कि अनटचेबल वाला चलता था कि नहीं, छुआछूत इतना मानते थे। ओके, तो ये वो चाहते थे कि हटाएं, सब लोग इक्वल है। मतलब वो क्या चाहते थे, क्या स्प्रेड करना चाहते थे? ह्यूमैनिटी। ठीक है, कि हाँ इंसानियत होनी चाहिए, सब इंसान है, सबको भगवान ने बनाया है, और आप भगवान के लिए मतलब आप उनको मानते हो, उनसे प्रेयर करते हो, तो आप सच का साथ दो। ओके, तो यही चीजें यहाँ लिखी हुई है, आप एक बार रीड कर सकते हो, इससे आपको आइडिया होगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है। ठीक, और बाकी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उससे आप लोग लर्न भी करते रहो। नेक्स्ट है, वाई इज द रिलीजन रीजन, ओके सॉरी, वाई दिस रीजन इज कॉल्ड छत्तीसगढ़, है ना? हमारे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, सोचो। अच्छा देखो, आपको पता भी होगा, पढ़े हो तो, पहले यहाँ किसका रूल था? कलचुरी डायनेस्टी का। ठीक है, जैसे पहले क्या होते थे, राजा महाराजा रूल करते थे, थोड़ी पहले गवर्नमेंट थोड़ी थी। अभी जैसे विष्णुदेव साय जी हैं, ऐसे थोड़ी रूल करते थे, नहीं, पहले राजाओं का रूल चलता था। तो देखो कौन सी डायनेस्टी थी? कलचुरी डायनेस्टी थी। ठीक, अब जो और क्या क्या थे, रतनपुर था और एक रायपुर था। रतनपुर और रायपुर कैसे डिवाइड था? सपोज ये अपना छत्तीसगढ़ है, अब मैं मैप तो ऐसे नहीं बना सकती, बस इतना ऐसा ही है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, तो इसमें से हाफ जो पार्ट रहता था वो ऊपर का रतनपुर और इधर का रायपुर। ठीक है, ऐसा था। और क्या क्या था? 18 फोर्ट्स डिवाइड थे, इधर भी 18 थे, इधर भी थे। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है 18 फोर्ट्स डिवाइडेड, यहाँ भी 18 फोर्ट्स थे और नीचे भी। तो ये दोनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या होगा? 36, है ना? 36 क्या? फोर्ट्स। 36 फोर्ट्स हो रहे हैं, तो ये फोर्ट्स को क्या बोला जाता है? गढ़, छत्तीसगढ़ जो हम लोग बोलते हैं। और ये 36 को क्या बोलते हैं हिंदी में? छत्तीस बोलते हैं। तो ऐसे नाम पड़ा छत्तीसगढ़ का। यही सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी है, प्लस करके, और 36 फोर्ट, 36 फोर्ट से जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़, ऐसे नाम पड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ का। ये आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके बना के आइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। What is resources conservation? Right, two ways resources conservation. Resources conservation मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को कैसे आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो, कैसे आप रिसोर्सेज का ध्यान रख सकते हो, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कैसे रिसोर्सेज बचा सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, अभी जो हम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पूर्वजों ने या जो हमसे पहले पीढ़ी आई थी, उन्होंने सब यूज करके खत्म कर दिया होता, तो क्या आज हमारे लिए ये सब रहता? नहीं। हम लोग क्या करते, जो पुराने, बहुत उससे भी पुराने जमाने के लोग स्पेंड करते थे ना, वही हमारी लाइफ हो जाती। तो अगर अभी हम लोग सेव नहीं करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या करेगी? उनके पास ये सब रिसोर्सेज होंगे ही नहीं। तो देखो उसी के टाइम पे लिखा है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। ठीक है, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिनोवेट। रिनोवेट का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज आप लोग पूरा, मतलब आप लोग नहीं, जैसे यूज के लिए क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, राइट? क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, उससे कुछ कुछ बना रहे हैं, टेबल, चेयर, बेड्स, जो भी बना रहे हैं, इक्विपमेंट जो भी बन रहा है, अब सिर्फ कटिंग कर रहे हैं और पेड़ लगा ही नहीं रहे हैं, तो कैसे चलेगा, है ना? तो उनको टाइम भी दो, उतना ही कट करो जितना यूज में है ना? और प्रॉपर जो कट किए हो उससे बनाओ, उसको वेस्ट मत करो, और न्यू ट्रीज ग्रोथ भी करो, ताकि वो थोड़े दिन बाद फिर से रेडी हो जाए। अब देखो कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्सेज को बार बार यूज कर सकते हो, है ना? आप लोग क्या करते हो? कॉपी आधी भरी, नेक्स्ट ईयर है, अब दूसरा बनाएंगे, रफ भी खरीद के लाते हो, पुरानी वाली पेजेस बचे रहते हैं वो भी फेंक देते हो। तो ऐसे नहीं करना है, आप उसको रफ बना सकते हो, प्रैक्टिस के लिए उसको यूज कर सकते हो, है ना? वही लिखा है, रिसाइकलिंग करना। जैसे जो कॉपीज हम लोग फेयर कॉपीज लेते हैं, उससे रिसाइकल करके रफ कॉपी बनाया जाता है, आपने सुने होगा।
each person should be do the use resources according to need and without wasting it. अकॉर्डिंग टू नीड मीन्स देखो आप एक रूम में हो, आपको फैन का नीड है, अगर आपको वो टेम्परेचर चाहिए तब आप ऑन करो, एसी ऑन करो, है ना। लेकिन जब आप उस रूम में नहीं हो, आप बाहर जा रहे हो, हॉल में जा रहे हो सपोज, तो प्रॉपर फैन एसी ऑफ करके जाओ, ठीक है, ताकि थोड़ी देर भी अगर वो ऑफ रहे तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, राइट। तो ये होता है आपका रिसोर्सेज कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। देखो परमानेंट सेटलमेंट क्या है, ये किस टाइम पे आया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, कब ना 1793, ठीक है 1793 में लेके आए थे। ये कौन थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक, यहाँ के। तो यहाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना उस टाइम। सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, देखो यहाँ लिखा है इन बंगाल, ठीक, वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ये है क्या, इसमें उन्होंने कहा था कि उनको टैक्स चाहिए, प्रॉपर तरीके से टैक्स चाहिए, ओके। कैसे, अब आपका फार्मिंग अच्छा हुआ हो ना हुआ हो, उस दिन उस टाइम बारिश हुई हो ना हुई हो, आपका खेत में आया हो, फल आया हो या ना आया हो, उससे उनको कोई रिलेटेड नहीं है। उनको क्या चाहिए, अपना टैक्स चाहिए, ठीक। तो जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह होते थे ना, वो तो नहीं करते थे, और वर्कर्स काम करते थे उस लैंड पे, ठीक है। तो वो जब जब नहीं दे पाते थे तो उनका लैंड उनसे ले लिया जाता था। सोचो उन्हीं का लैंड है, उन्हीं की फसल है, उन्हीं की कमाई है, मतलब अगर नहीं हुआ तो उनका लॉस, अगर हो गया तो उनका प्रॉफिट। लेकिन ये इंटरफेयर करते थे, कैसे करते थे कि आप हमको टैक्स नहीं दे रहे हो, अब आपका जमीन हमारा हुआ। ऐसे कैसे जमीन तुम्हारा हुआ बताओ। तो ब्रिटिशर्स ने ये किए, ठीक है, कि उनका लैंड है, उनका सब कुछ है, फिर भी वो अगर उनको प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहे हैं उतना, तो उनकी ही जमीन ले ली जाती थी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जमींदार लिखा हुआ है, न्यू जमींदार। और इससे क्या होता था, अब जमींदार के पास जमीन चली जाती थी, तो वो ना भले ही वो फार्मर्स के पास खाने को रहे ना रहे, अपना टैक्स का पैसा ले आते थे, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को एक स्टेबल इनकम मिलने लगा, मीन्स फिक्स है, अब उनको कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारी फसल हुई या नहीं हुई, तुमको देना है इतना पैसा, मतलब देना है, वो दे देते थे। अब इनके पास स्टेबल हो गया ना कि हाँ हमको इतना पैसा मिल जाएगा। अब डिसएडवांटेज क्या हुआ कि कुछ भी फोकस नहीं था कि लैंड को इम्प्रूव किया जाए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए। अगर सपोज उनको जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स मिलता, तब वो क्या सोचते कि यार प्रोड्यूस क्यों कम हो रहा है, प्रोड्यूस कम क्यों हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इनको ऐसा देते हैं कि जिससे ज़्यादा प्रोड्यूस करे और हमको ज़्यादा टैक्स दे, लेकिन वो ऐसा सोचे ही नहीं। तो ये क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जो इम्प्रूव था वो कम हो गया, ठीक है। जमींदार एक्सप्लॉइटेड फार्मर एंड कलेक्टेड हाई रेंट विदाउट हेल्पिंग इन प्रोडक्शन। बिना उनको कोई हेल्प किए प्रोडक्शन में जमींदार जो थे उनसे पूरा टैक्स ले लेते थे। यही लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही आंसर लिखना है, प्रॉपर तरीके से आप एक एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, ठीक। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तब आप एक एग्जाम्पल डाल के अपना आंसर उतना बड़ा कर लेना जितने का मार्क्स है, मतलब 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख देना। अब देखो क्या है नेक्स्ट 15, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रूव सीड एंड नेचुरल सीड। देखो इम्प्रूव सीड्स और नेचुरल सीड्स क्या होता है, इम्प्रूव सीड्स मतलब जो केमिकल वगैरह वाला हो, उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना, जल्दी हो जाएगा और नुकसान नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन क्या होगा, ये हेल्थ के लिए थोड़ा कम बेनिफिट होगा, थोड़ा हार्मफुल भी होगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, है ना। और जो नेचुरल है उसमें टाइम लग सकता है प्रोड्यूस होने में, लेट से होगा वो, कम प्रॉफिट होगा, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा होगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लेट्स रीड द आंसर। द प्रोडक्शन इंक्रीज, देखो इंक्रीज लिखा है, अब क्या लिखा है, ग्रो इन लेस टाइम, ये पर थोड़े टाइम पे हो गया। प्लांट इम्प्रूव हो सकते हैं और थोड़े छोटे होंगे, जिससे कि जैसे कुछ वेदर होता है, बारिश वगैरह हो गया या ज़्यादा हवा चली तो फसल जो रहता है ना वो गिर जाता है। तो अगर छोटे प्लांट्स रहेंगे तो वो खुद को कैरी कर सकते हैं, वो नहीं गिरेंगे, ऐसा कहा गया है। ड्यू टू दिस नो वेस्टेज, मतलब वेस्टेज नहीं होंगे ग्रेन्स के, अब वेस्ट नहीं हो रहा है। जब फसल गिर जाता है ना तो वो टूट के ज़मीन में गिर जाता है, उसको उठा के वापस से खाने लायक बनाना पॉसिबल नहीं होता। चलो डिसएडवांटेज क्या है, मोर अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ केमिकल नीड टू यूज फॉर दिस सीड्स, बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ रहता है। अब क्या है, द सीड मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो होगा ही, सारे खर्च वाले चीज़ है। इम्प्रूव सीड्स रिक्वायर मोर इरिगेशन फैसिलिटी, ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, इरिगेशन
कटिंग क्रॉप्स ऑफ दिस डिफिकल्टी ड्यू टू लेस हाइट, उसकी लेस हाइट से वो गिरने से तो बच जाता है, लेकिन इसको कट करने में प्रॉब्लम होता है। और क्या, मेडिसिन फॉर दिस सीड्स कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज से इसको जो दवाइयाँ होती है, पेड़ पौधे में भी दवाइयाँ डाली जाती हैं ताकि उनको बीमारी ना लग जाए, तो वो फॉरेन से आता है, तो वो और एक्सपेंसिव होता है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है नेचुरल वाला, ये नेचुरल वाले का दिया है, इसमें क्या है देखो, ज़्यादा वाटर का नीड नहीं रहता, लेस अफेक्टेड होता है ये इंसेक्ट से, ठीक है, बायोटिक होता है, फर्टिलाइजर होता है। अब क्या, ड्यू टू यूज ऑफ ऑर्डिनरी सीड फर्टिलाइजर इज द सॉइल इज मेंटेन, सॉइल मेंटेन रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सॉइल खराब नहीं होता, इसमें केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे थे ना, और ये कट ईजी होता है क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा रहता है। देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो, जो एडवांटेज में यहाँ लिख रहे हो यही चीज यहाँ डिसएडवांटेज में आ जाएगी, और जो चीज यहाँ डिसएडवांटेज में लिख रहे हो वो यहाँ एडवांटेज में आ जाएगा। अगर आप इसमें से कोई एक भी याद कर लेते हो तो आप दोनों आंसर्स कवर कर सकते हो, है ना। देखो इसमें परचेज सीड्स टू यूज ऑर्डिनरी सीड लेस एक्सपेंसिव, यहाँ मोर यहाँ लेस, ठीक है, एक भी अगर आपने याद कर लिया तो आप दोनों कर सकते हो। ये ज्यादा टाइम लगता है इसको, वो केमिकल वाले जल्दी हो जाते हैं। और मोर हाइट, ये देखो समटाइम्स ये गिर जाता है, अगर वेदर चेंज हुआ कुछ हुआ तो ये वाली फसल गिर जाती है, ठीक है। लेस प्रोडक्शन होता है इसमें क्योंकि ये नेचुरल वे से हो रहा है। ड्यू टू मोर हाइट बिकम समटाइम्स डिफिकल्ट टू स्प्रिंकल द मेडिसिन, और मेडिसिन जो स्प्रे करके खेतों में डाला जाता है, अगर प्लांट्स का हाइट ही इतना इतना है तो उसमें स्प्रे करना ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, डिफिकल्ट होता है, ओके। तो ये आप अगर एक याद करते हो तो आप इससे दूसरा लिख सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, उससे हम लोग कैसे क्या मतलब मेथड क्या है पूछा गया है कि क्या मेथड है, आप कैसे जानकारी ले सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई ना, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक। तो देखो क्या होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है, और उसको सेंड करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी जानकारी आप जानना चाहते हैं, ठीक। जिसको देखो लिखा है विच वी वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन, और क्या इसके साथ फीस रहता है 10 रुपए का, 10 रुपए का फीस है। आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए, एप्लीकेशन में जो आप क्या लिखेंगे एप्लीकेशन में, जिसकी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, और उसका आपको रिसिप्ट मिलेगा। और जब आपने जमा किया है उसके बाद 30 डेज मतलब 1 मंथ तक का, 1 मंथ में गवर्नमेंट को रिप्लाई करना होगा उसका, ठीक है, आपको ऑफिशियल रिप्लाई मिल जाएगा, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और एक क्या, जो मतलब माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी के अंडर आते हैं, उनका 10 रुपये भी चार्ज नहीं लगता, वो फ्रीली सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक। अब देखो ऐसा है कि जैसे सपोज एक विलेज है, वहाँ पे बताया गया है कि ठीक है यहाँ पे रोड बनवा दिया जाएगा, पक्का रोड बनवा दिया जाएगा। तो अब उसको आपको जानना है, सपोज किसी पर्सन को वहाँ का जानना है, वहाँ के हेड को जानना है कि ये रोड बनाने के लिए कितने पैसे सिलेक्ट किए गए हैं, कितना पैसा पास किया गया है कि हाँ इस रोड के लिए इतना अमाउंट है, ठीक है। तो वो जानने के लिए वो एप्लीकेशन लिख सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को 10 रुपये देगा, विद इन 1 मंथ उसको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपके रोड के लिए इतने का पैसा, इतने का बजट बना दिया गया है और इतना खर्च होगा, राइट। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ, आप देखो, ओके। तो आपका शॉर्ट आंसर यहीं तक था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको रिवीजन भी हो रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, राइट। और अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि 8th है, रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका रिजल्ट ऐसे ही इम्प्रूव होते जाएगा तो आप 10th में भी अच्छा रिजल्ट लाओगे और 12th में भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक।